everyone, welcome back to Step Up Academy. I'm Dr. Ananya Dixit, your biology educator और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 13 ओवर इन्वायरमेंट। तो हमने ना फर्स्ट पार्ट में देखा था कि इन्वायरमेंट क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि इकोसिस्टम के टाइप्स कितने हैं और कंपोनेंट्स कितने हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की हम बात करने वाले हैं। तो टाइप्स में ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, जिसे हम मैन मेड इकोसिस्टम भी बोलते हैं। अब नेचुरल इकोसिस्टम से तो समझ में ही आ रहा हो, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये नेचुरली अकरिंग है, ओके। और मैन मेड आर्टिफिशियल समझ में आ रहा होगा कि अरे भाई इंसानों के द्वारा बनाई गई है, इंसानों ने बनाया गया है, इंसानों ने बनाया है, ओके। तो क्या है, द नेचुरली एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम विदाउट एनी ह्यूमन सपोर्ट, ह्यूमन सपोर्ट कुछ भी नहीं है इसमें, इज कॉल्ड एज नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरली एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है, इसमें ह्यूमन का कोई योगदान नहीं है, आदान प्रदान नहीं है। नेचुरल इकोसिस्टम में भी टेरेस्ट्रियल दो टाइप के हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब पानी वाले और टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, ओके। तो टेरेस्ट्रियल में कौन सा आ गया, डेजर्ट आ गया, ग्रास लैंड एंड फॉरेस्ट। एक्वेटिक की बात करें तो इसमें आ जाते हैं पॉन्ड्स, लेक्स, ईस्चुरीज एंड मरीन, ओके। फिर आर्टिफिशियल की हम बात करें तो ये भाई ह्यूमन ने बनाया हुआ है। तो कैसे बनाया है, इकोसिस्टम व्हिच इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। जो ह्यूमन ने बनाया हुआ है, जिसे ह्यूमन बनाकर मेंटेन कर रहे हैं, रख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड इकोसिस्टम। इसके एग्जांपल्स होते हैं एक्वेरियम और क्या होते हैं, क्रॉप फील्ड। क्या कौन से तो एग्जाम्पल हो गए, एक्वेरियम हो गया जो एग्रीकल्चर फार्म फील्ड होता है ना, जिसमें हम गेहूं पौधे उगाते हैं, गेहूं नहीं क्रॉप कल्टीवेट करते हैं, वो क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। गार्डन जो है वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो चलिए टाइप्स हम देख लेते हैं एक बार, नेचुरल और आर्टिफिशियल, जिसे हम मैन मेड भी बोलते हैं। नेचुरल में आगे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल लैंड की हम बात करें तो फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एंड डेजर्ट जो है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। वही एक्वेटिक की बात करें तो मरीन, फ्रेश वाटर आ जाते हैं। मरीन मतलब सी वाटर, ओशन, ये वाले। फ्रेश वाटर जिसमें रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स ये सब होते हैं, ओके। तो लॉटिक, रिवर, स्ट्रीम और स्प्रिंग, लैंटिक, लेक, माउंटेन, स्वैम्प, ये क्या हो गए हमारे फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल में कौन सा हो गया हमारे, एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया और क्रॉप फील्ड्स हो गए, एग्रीकल्चर फील्ड्स, ये हमारे आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम में आता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या कंपोनेंट्स है उसके। तो इट एनकम्पासेस बोथ लिविंग, ये थिरिक नहीं है, थिंग्स है, ओके। और साथ में क्या है, बायोटिक एंड नॉन लिविंग abiotic components of the early नहीं अर्थ। तो इकोसिस्टम में ना दोनों चीज आती हैं, बायोटिक लिविंग थिंग्स भी आती हैं और नॉन बायोटिक एबायोटिक, नॉन लिविंग, नॉन बायोटिक नहीं, नॉन लिविंग एंड एबायोटिक भी आती है, जो भी चीज अर्थ में हमारे प्रेजेंट है। तो अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, दीज इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम, दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे लिविंग बींग्स आते हैं, चाहे वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या बड़े प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सब लिविंग है तो वो किस में आएगा, बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे, ओके। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं, हम प्लांट से कनेक्टेड हैं क्योंकि हम सब्जियां खाते हैं, हम एनिमल से कनेक्टेड हैं क्योंकि हम मिल्क लेते हैं, मीट लेते हैं, एग, फिशेस, ये सब चीजें हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं। These are primarily classified into different groups on the basis of their nutritional relationship, okay? अब ये जो बायोटिक कंपोनेंट है, इनमें भी क्लासिफिकेशन देखने को मिला है। ये भी क्लासिफाइड है किसके बेसिस पे, ये क्लासिफाइड है कि वो अपना उनका न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप कैसा है, कैसे वो न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं, वो कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है, ओके। तो
तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। हमको पता है कि कौन है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स हैं हमारे प्लांट्स। ओके, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये सारे कौन करता है ये काम, प्रोड्यूसर्स करते हैं, ग्रीन प्लांट्स करते हैं। और ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी which can produce food by the process of photosynthesis are producers. Okay, तो producers कौन है, जो photosynthesis कर सके, जो food synthesize कर सके। These are also called autotrophs. Okay, producers को हम autotrophs भी बोलते हैं। और हम क्या हैं, consumers क्या होते हैं, heterotrophs होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड कौन है, कंज्यूमर्स। These are dependent on producers for their nutritional requirement and consume food prepared by producers. अब कंज्यूमर्स जो है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है। अब बोलोगे मैम शेर तो है नहीं। अरे भाई, शेर जो हिरण खा रहा है, गाय खा रहा है, ज़ीब्रा खा रहा है, तो वो सब क्या खा रहे हैं, वो भी तो पेड़ पौधे खा रहे हैं। पेड़ पौधे खाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे और तभी तो वो शेर का खाना बनेंगे। ओके, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। नाउ अब इसमें भी कंज्यूमर्स में भी टाइप्स होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स हमें पता है ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है। इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्लांट ईटर्स हो रहे हैं, ये डायरेक्टली क्या पेड़ों को खा रहे हैं, डायरेक्टली ये प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम कर रहे हैं। Herbivores, these are the primary or first order consumers which feed directly on the producers. Example क्या है, grazing animal like goat, horse, sheep, etc. ये गलत है और ये गलत लिखा है। ओके, तो क्या होते हैं कि ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर्स को ये डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। तो कौन से एग्जांपल हो गए, गोट, हॉर्स, शीप, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स होते हैं। Next, carnivores. These are the animals that feed on other animals. The carnivores which feed on herbivores are called second order consumers. अब ऐसे कंज्यूमर्स जो पेड़ तो नहीं खा रहे हैं बट वो हर्बीवोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं, जो फ्लैश ईटर्स हैं वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। और वो उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स भी बोलते हैं। सम कार्निवोर्स में भी प्रीडेटर्स, कुछ होते हैं जो प्रीडेटर्स होते हैं, मतलब अपने प्रे को हंट करके खाते हैं। शेर और जो लायन होते हैं, शेर तो एक ही होता है, लायन और शेर एक ही होता है। लायन टाइगर जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं, शिकार वो पकड़ते हैं और उसको खाते हैं। ओके, एंड वुल्व्स विच अटैक एंड किल देयर प्रे, क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उनको खत्म करते हैं और फिर कंज्यूम करते हैं and feed on their bodies. Some may be scavengers like jackals that feed on dead animals that they find. Okay? और कुछ होते हैं scavengers जो उनको कोई भी पकड़ के शिकार करके खाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। ये जो dead bodies ऑलरेडी शेर वेर चीता छोड़ के जा चुके हैं उन पे ये कंज्यूम करते हैं। जहाँ भी डेड बॉडी मिलेगी वो वहाँ पे जाके उसको खाने लगेंगे। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है अटैक करके हंट करके कंज्यूम करने का। These are called third order consumers और इनको हम बोलते हैं third order consumers. Omnivores, these are animals that feed on both plants and animals, example humans and bears. Bear. Okay? तो क्या बात हुई, ओमनिवोर्स क्या है, ओमनिवोर्स जो हैं जो फ्लैश ईटर्स भी होते हैं और प्लांट ईटर्स भी होते हैं, जो दोनों खाते हैं, प्रोड्यूसर्स भी और कंज्यूमर्स भी, उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स, जैसे कि ह्यूमंस। नाउ अब थर्ड आते हैं डिकम्पोजर्स। क्या आते हैं थर्ड, डिकम्पोजर्स। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डिकेइंग एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है जो सड़ रहा है, जो डेड है, जो खत्म हो चुका है, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, these break down the remains of dead animals and plants to release various substances that can be used by other members of the ecosystem, example bacteria and fungi. ओके, तो ये क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको ना ब्रेक डाउन करते हैं। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स जो
हम ह्यूमंस हैं या एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, तो ये क्या है, इनका बॉडी कैसा होता है, इनका बॉडी जो है ना वो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मटेरियल से बना हुआ होता है। अब ये ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ओके, ताकि जो भी चीज़ें रिलीज हो रही हैं, जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलीज हो रहा है, वो वापस इन्वायरमेंट में चले जाए और वापस फूड चेन में आ जाए, वापस हम यूज़ कर सकें अदर मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम, बाकी बैक्टीरिया एंड फंगाई यूज कर सकें। ओके, दीज हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, क्लीनिंग ऑफ वेस्ट एंड क्रिएटिंग स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। और इसके कारण डिकम्पोजर्स जो हैं, डिकम्पोजर्स में क्या आते हैं, फंगाई आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये क्या करते हैं, फीड करते हैं, क्लीन करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो भी चीज़ है वो वापस एनवायरनमेंट में आ जाती है। और ये क्या एक प्रोसेस हो गई रिसाइकलिंग की। और ये क्या हो गया कि उन्होंने भाई डेड एनिमल और प्लांट्स को तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो क्या हो गया, ख़त्म कर दिया, सफाई की, क्लीनिंग की। ओके, और अब दूसरे नए ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेस क्रिएट हो गया। अब एक बात बताओ, डिकम्पोजर्स नहीं होते तो डेड बॉडीज जो हैं वो एनिमल और प्लांट्स की स्पेशली जो डेड बॉडीज हैं वो तो एक्यूमुलेट होने लगती तो भाई बाकी जो लिविंग है, जो जिंदा है, जो न्यू लाइफ है, वो कैसे एग्जिस्ट करती, वो कहाँ पे रहती, एग्जिस्टिंग कहाँ रहती, वो उनके पास जगह ही नहीं बचती क्योंकि पूरी दुनिया डेड बॉडी से ही भर गई होती है ना। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की एबायोटिक कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स ऑन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट। अभी कौन से कंपोनेंट्स हैं जिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट है, नॉन लिविंग थिंग्स है ये, जैसे कि क्या हो गया, सॉइल, वाटर, सनलाइट, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स है। ईच एबायोटिक कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंसेस द नंबर एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। हर एक एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो काफी सारे प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की। प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करती है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, है ना, तो वो क्या करती है, लाइट की प्रेजेंस में फूड सिंथेसाइज करती है। तो प्लांट्स को क्या चाहिए, लाइट चाहिए। लाइट एनर्जी, सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नियरली ऑल इकोसिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कि लाइट एनर्जी जो है वो कैसे पूरे इकोसिस्टम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जरूरी है, एनर्जी का सोर्स कैसे है, थोड़े टाइम बाद पर। It is used by green plants which contain chlorophyll. During photosynthesis, plants manufacture organic substances by combining inorganic substances. Okay? तो ये बात तो सही है कि जो plants हैं वो क्या करते हैं, वो inorganic substances को मिला के organic substance बनाते हैं in the presence of chlorophyll and sunlight. Next है temperature. The distribution of plants and animals is greatly influenced by extremes in temperature. Okay? तो plants और animals जो है ना वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अब डेजर्ट में जो कैक्टस मिलता है वो हमें हिली एरियाज में नहीं मिलता है, राइट? तो क्या है, हर रीजन के प्लांट्स अलग होते हैं, टेम्परेचर जो है वो डिसाइड करता है। These pattern of rain also affects the growth of the plant. अब पानी ज़्यादा है कि नहीं है, बारिश अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ प्लांट और उनकी ग्रोथ पे। This plant growth determines the overall variety of animals living in that space. Okay? तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो डिटरमाइन करता है कि कितने एनिमल्स उस पर्टिकुलर प्लेस पे रहेंगे। अगर मैं बात करूँ डेजर्ट की, तो डेजर्ट में हमें ज़्यादा जानवर तो मिलते नहीं क्योंकि भाई पेड़ ही इतने कम होते हैं, है ना। तो प्लांट्स की ग्रोथ डेवलपमेंट पे और कितने प्लांट्स अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, इस पे डिपेंड करता है कि हमें जानवर कितने मिलने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस की। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गैसेस में क्या लिखा है कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन इज मेड अवेलेबल टू प्लांट्स बाय सर्टेन बैक्टीरिया एंड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। अब प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है बैक्टीरिया के कारण। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनमें रूट नोड्यूल्स मिलता है ना।
तो उसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में पहुंचा देते हैं, प्लांट्स फिर उस नाइट्रोजन को यूज कर लेती है। तो ये बात हुई एटमॉस्फेरिक गैसेस की। तो यहाँ पे जो है हमारा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं कंप्लीट। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको KG से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि JEE नीट CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।